हाँ, हेलो बच्चों। आज के इस यूट्यूब वीडियो लेक्चर में हम लोग कूलाम फोर्स को पढ़ेंगे। कूलाम फोर्स क्या है और इसकी एप्लीकेशन को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और कूलाम फोर्स की लिमिट्स क्या हैं, और किस तरह से हम पहचानेंगे कि यहाँ पर कूलाम फोर्स वैलिड है और यहाँ पर कूलाम फोर्स वैलिड नहीं है। इन बातों पर चर्चा करते हैं। समझते हैं कूलाम फोर्स। कूलाम फोर्स कूलाम फोर्स ये ध्यान रखना है, कूलाम फोर्स चार्ज पार्टिकल के होता है। जैसे चार्ज पार्टिकल के लिए केवल वैलिड होता है, वो भी पॉइंट चार्ज के लिए। जैसे आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स में मास एक इधर है m1 एंड सेकेंड मास m2 इधर है। दोनों मास के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो r है। तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स है इस तरह से। तो इधर वाला फोर्स F12 एंड इधर वाला F21, और इसको आप लिखते हैं F21 इक्वल टू F21 इक्वल टू F इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि जो सेकेंड मास की वजह से फर्स्ट मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसे आप F12 कह रहे हैं। फर्स्ट मास की वजह से सेकेंड मास पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे आप F21 कह रहे हैं, और ये इक्वल है F, ये कैपिटल G M1 M2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ मास, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन बोथ मास। दोनों मास के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसका इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये एक दूसरे को दोनों मास अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जिस तरह से दोनों पॉइंट मास एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट मास सेकंड मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और सेकंड मास फर्स्ट मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक इसी तरह से चार्ज पार्टिकल भी एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। और जैसे ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इधर की तरफ सपोज दैट ये प्लस Q1 चार्ज है इस पर, और एक ये है यहाँ पर, इस पर Q2 चार्ज है। दोनों चार्ज के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो R है। तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बिकॉज दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं। तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स इधर लगाएगा और ये फोर्स इधर लगाएगा। जिस तरह से यहाँ पर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखा है, ठीक इसी तरह से यहाँ पर अगर हम कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर हम लोग कूलाम फोर्स को लिख सकते हैं। तो कूलाम फोर्स लिखेंगे, कूलाम फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज। जो दोनों चार्ज हैं, इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड कूलाम फोर्स दोनों चार्ज के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है, दोनों चार्ज के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो दोनों चार्ज के बीच में जो कूलाम फोर्स आ रहा है वो कूलाम फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अगर आप डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, वो भी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, इस तरह से। जैसे वहां पर आपने देखा है इधर R स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को एक साथ अगर आप लिखेंगे तो लिख पाएंगे कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, एंड F इस सिंबल को रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट लिखते हैं KE इज इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, इधर लिखेंगे Q1 टाइम्स Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। KE इज इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट एंड इसकी वैल्यू आप लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जिस तरह से ये हमारे पास कूलाम फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। बट दोनों में डिफरेंट ये है कि बहुत ही वीक फोर्स होता है ये, इसके कंपेयर में ये वाला फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ये अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों नेचर का होता है। डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर कैसा है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों चार्ज नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव एक दूसरा पॉजिटिव है। ये हमेशा अट्रैक्शन नेचर का होता है।
कभी भी रिपल्सिव नेचर का नहीं होता है, और ये किसी भी कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता है कि दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं या रेस्ट पर हैं। बट इसमें कुछ कंडीशन है कूलाम फोर्स में, जिसमें से दोनों चार्ज को रेस्ट पर होना चाहिए, दोनों चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरे को क्रॉस करनी चाहिए, और दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज होने चाहिए। खैर पहले इतना लिखते हैं, फिर इसके बाद इसको आगे समझते हैं। अगर ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप करते हैं तो लिखते हैं F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 मल्टीप्लाई Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, और अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे 1/4πε0 इक्वल टू 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप अगर यहाँ से 4πε0 कैलकुलेट करना चाहें तो ये पूरी वैल्यू डिवाइडेशन में आ जाएगी, तो इसको लिखेंगे हम लोग 9 और ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। अब फ्री स्पेस की परमिटिविटी हमें कैलकुलेट करना है, मीन एप्सिलॉन इक्वल टू 4π डिवाइडेशन में चला जाएगा, तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे 4 और पाई की वैल्यू 3.14 लिख दें या 22/7 लिख दें या 22/7 और मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर डिवाइडेशन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट आती है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइडेशन न्यूटन मीटर स्क्वायर आती है। तो ये वैल्यू आती है एप्सिलॉन नॉट की अप्रॉक्सीमेट, जिसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी यूनिट लिखेंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये कूलम फोर्स हो गया दो चार्ज की वजह से, 2 पॉइंट चार्ज की वजह से। अब हम देखते हैं कि चार्ज के नेचर से फोर्स का नेचर डिपेंड करता है कि अगर हम दोनों चार्ज पॉजिटिव लेते हैं या दोनों चार्ज नेगेटिव लेते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में जो कूलम फोर्स होगा उसकी वैल्यू या उसकी डायरेक्शन या उसका नेचर कैसे चेंज होता है, ये बात समझते हैं। नेचर, सेकेंड पॉइंट, नेचर ऑफ कूलम फोर्स। नेचर का मतलब है कि जो फोर्स है वो रिपल्सिव नेचर का है या अट्रैक्टिव नेचर का है। रिपल्सिव नेचर या अट्रैक्टिव नेचर। किस टाइप का है, दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपल कर रहे हैं, इसको हम देखते हैं। इसका पहला डायग्राम देखते हैं कि अगर दोनों चार्ज प्लस प्लस हैं, अगर दोनों चार्ज पार्टिकल प्लस प्लस हैं, सपोज दैट ये Q1 है एंड ये Q2 है, और दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये प्लस Q1 है एंड प्लस Q2 है, दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन डिस्टेंस अगर R है, ये डिस्टेंस R है, तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, और इनका जो रिपल्सिव फोर्स होगा, जितना फर्स्ट चार्ज सेकंड पर फोर्स लगाएगा उतना ही सेकंड फर्स्ट पर लगाएगा। अगर मैं कह दूं कि दोनों चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, सेपरेशन डिस्टेंस दोनों के बीच की R है, -Q1 ये है एंड -Q2 ये है, तो भी दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। ये इधर रिपल करेगा और ये इधर रिपल करेगा, और ये वाला फोर्स होगा F21 एंड इधर वाला होगा F12 होगा। ये फोर्स है सेकेंड चार्ज की वजह से फर्स्ट पर, एंड कूलम फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। एंड यहाँ पर भी अगर हम देखें तो सेकेंड चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो फर्स्ट चार्ज की वजह से है, और फर्स्ट चार्ज पर जो फोर्स है वो सेकेंड चार्ज की वजह से। तो इसे आप लिखेंगे F21 एंड इसे लिखेंगे F12 लिखेंगे। तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और थर्ड डायग्राम में बनाऊं जिसमें से एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज दोनों अनलाइक चार्ज हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव Q1 एंड नेगेटिव Q2 हो जाएगा। दोनों के बीच के सेपरेशन डिस्टेंस अगर R है
तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये इधर वाला फोर्स इधर ऐसे होगा और ये फोर्स ऐसे होगा। इधर हम लिखेंगे F12 एंड F21। तो अगर सेम नेचर के चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बट अगर डिफरेंट नेचर के चार्ज यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो चार्ज है उन चार्ज का नेचर कैसा है। यानी प्लस प्लस चार्ज मीन्स लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहां पर जो मैंने F12 और F21 लिखा है हर जगह, इसका कंसेप्ट है F12 का कंसेप्ट है कूलाम फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यानी फर्स्ट चार्ज पर जो कूलाम फोर्स है वो सेकेंड की वजह से है। इसे आप लिखेंगे कूलाम फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 मीन्स सेकेंड चार्ज की वजह से फर्स्ट चार्ज पर जितना फोर्स है इसे आप F12 लिख रहे हैं। और अगर मैंने कहीं पर F21 लिखा है F21 तो इसकी मीनिंग है कूलाम फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज। जो Q2 चार्ज है उस Q2 चार्ज पर Q1 चार्ज की वजह से जितना कूलाम फोर्स है उसको लिख रहे हैं, यानी कूलाम फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी Q1 की वजह से Q2 पर कितना फोर्स है, यानी इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगा रहा है वो Q1 लगा रहा है और Q1 पर जो फोर्स लगा रहा है वो Q2 लगा रहा है। तो ध्यान रखना है कि कूलाम फोर्स में दो चीजें हैं, एक तो कूलाम फोर्स यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड, दूसरा फोर्स की डायरेक्शन है। फोर्स की डायरेक्शन का मतलब है फोर्स की नेचर है। फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर का होगा, तो डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर कैसा है। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल सेम नेचर के हैं तो रिपेल करेंगे, डिफरेंट नेचर के हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, ये ध्यान रखना है। बट चार्ज के मैग्नीट्यूड से फोर्स का मैग्नीट्यूड डिसाइड होता है। तो ये बात हो गई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव नेचर की। कूलाम फोर्स कब अट्रैक्टिव होगा कब रिपल्सिव होगा। अब हम बात करते हैं कूलाम फोर्स कब वैलिड है कब वैलिड नहीं है, इस पर चर्चा करते हैं। लिमिट्स ऑफ कूलाम फोर्स कूलाम फोर्स। पहली बात तो ये है कि कूलाम फोर्स केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। कूलाम फोर्स वैलिड ओनली पॉइंट चार्ज। केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे ये यहाँ पर एक ऐसी जगह पर चार्ज है, जो जगह जिस बॉडी का साइज, जिस बॉडी में चार्ज है उस बॉडी का साइज बहुत कम है एज ए कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज। दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन डिस्टेंस के कंपेयर में बॉडी का जो साइज है वो बहुत कम है। तो ऐसी बॉडी को हम पॉइंट बॉडी कहते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और पॉइंट ऑब्जेक्ट में जो चार्ज है उस चार्ज को पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो एक ये पॉइंट चार्ज हो गया, इसे आप Q1 कह सकते हैं, और दूसरा पॉइंट चार्ज इधर हो गया, जैसे इसे आप Q2 कह सकते हैं। दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, ये उस पर लगाएगा मीन फर्स्ट चार्ज सेकेंड चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा और सेकेंड फर्स्ट पर अप्लाई करेगा। तो पहली बात तो ये है कि दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज होने चाहिए। अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो उसको पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करेंगे, कंसीडर करेंगे। सेकेंड बात ये है कि दोनों चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होना चाहिए। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो उनकी फील्ड भी रेस्ट पर होगी। अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो उसकी फील्ड भी मूव करेगी। अगर फील्ड मूव करेगी तो वो मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कह पाओगे। लेकिन जो कूलाम फोर्स होता है उसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। मीन चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में ही रखना है। दोनों चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होने चाहिए। दोनों चार्ज में से किसी एक का अगर मोशन है या दोनों का ही मोशन है तो फिर वहां पर कूलाम फोर्स नहीं है, फिर कोई दूसरा फोर्स होगा, उसको हम बाद में देखेंगे कौन सा फोर्स होगा। तो यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है
Q1 चार्ज है प्लस का, एंड यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है Q2 चार्ज है। दोनों चार्ज रेस्ट पर होना चाहिए, दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज होना चाहिए। तो दो चार्ज है या एक चार्ज है, ये जितने भी चार्ज है वो सब रेस्ट पर होना चाहिए। ऑल चार्ज आर इन रेस्ट पोजीशन, सभी चार्ज रेस्ट पोजीशन पर होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन ये है कि इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको क्रॉस करना चाहिए, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको क्रॉस करना चाहिए इस तरह से, इस तरह से, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से क्रॉस करना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह अगर हम कंपेयर करें इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कैंडल से, तो ये कैंडल है, यहाँ पर ये कैंडल ग्लो कर रही है। अब कैंडल के ग्लो करने से इसके आसपास एक लाइट फील्ड डेवलप हो जाती है। अगर हम दूसरी कैंडल को ग्लो कराएं तो दूसरी कैंडल यहाँ पर मैं ग्लो कराऊंगा, और इस कैंडल की लाइट फील्ड इस तरह से है। जिस तरह से आप कैंडल के अराउंड लाइट फील्ड को देख पा रहे हैं, ठीक इसी तरह से चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक फील्ड होती है जिसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए होता है क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, सपोज दैट पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने की वजह से फील्ड लाइंस को बाहर निकालेगा। फील्ड लाइंस को बाहर निकालने की वजह से ये फील्ड लाइन जितनी जगह को कवर करती है उस जगह को आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी हो गई और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी हो, क्योंकि वो भी तो चार्ज पार्टिकल है, वो भी चार्ज है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इस तरह से होगी, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्रॉस करना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, ये इस तरह से है, ये एक चार्ज यहां पर है Q1 चार्ज, इसकी फील्ड यहां तक केवल है, और दूसरा चार्ज यहां पर है Q2, इसकी फील्ड यहां तक है। अब दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, बीच में गैप आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि दोनों फील्ड एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं, या दोनों चार्ज एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, या कह दें ऐसा कि दोनों चार्ज की जो फील्ड है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पा रही, इसलिए ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसको समझने के लिए दूसरा एग्जांपल मैग्नेट का ले लेते हैं। वहां से हम समझते हैं कि दोनों की फील्ड एक दूसरे को क्रॉस करना चाहिए। जैसे ये हम मैग्नेट लेते हैं, ये एक छोटा सा एक बार मैग्नेट है, और इस मैग्नेट के अराउंड एक फील्ड होती है जिसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, फील्ड लाइंस इस तरह से आती हैं, इस तरह से, और ये फील्ड लाइंस इस तरह से, ये फील्ड लाइंस। एक दूसरा मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट, उसकी फील्ड ये है। अब दोनों मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे, बीच में गैप आ रहा है। तो ये वाला मैग्नेट इस पर और ये वाला मैग्नेट इस पर कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा। दोनों एक दूसरे को न अट्रैक्ट कर पाएंगे, न रिपेल कर पाएंगे। नॉर्थ साउथ पर कोई फोर्स लगा पाएगा, न साउथ पोल नॉर्थ पोल पर कोई फोर्स लगा पाएगा, बिकॉज दोनों की जो फील्ड है, दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कोई फोर्स नहीं हो पाएगा। अगर इन दोनों मैग्नेट को इस तरह से रखा जाए कि दोनों की फील्ड एक दूसरे को क्रॉस करे, तो फिर दोनों मैग्नेट एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे या रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। डिपेंड करेगा कि कौन सा नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास जा रहा है, या साउथ नॉर्थ के पास जा रहा है, या नॉर्थ नॉर्थ के पास, या साउथ साउथ के पास। वही कंडीशन यहां पर है कि इसकी फील्ड यानी फर्स्ट चार्ज की जो फील्ड है वो सेकंड चार्ज के पास से होनी चाहिए, और सेकंड चार्ज की जो फील्ड है वो फर्स्ट चार्ज के पास से क्रॉस करनी चाहिए। तब जाके कूलम्ब फोर्स वैलिड होगा, यानी दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो पहली कंडीशन है कि दोनों चार्ज पार्टिकल पॉइंट चार्ज होने चाहिए, और सेकंड कंडीशन है कि दोनों चार्ज पार्टिकल या दोनों चार्ज रेस्ट पर होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन ये है कि फर्स्ट चार्ज की जो फील्ड है वो सेकंड चार्ज के पास से होनी चाहिए, क्रॉस करनी चाहिए, और सेकंड चार्ज की जो फील्ड है वो फर्स्ट से होकर गुजरनी चाहिए, यानी उसको क्रॉस करना चाहिए। ये बात हो गई। अब हम समझते हैं कूलम्ब फोर्स का मैग्नीट्यूड। और कूलम्ब फोर्स
का मैग्नीट्यूड कौन कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करता है। कूलाम फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ विशेष पैरामीटर पर डिपेंड करता है, उनको हम समझते हैं। पॉइंट 1, मैग्नीट्यूड ऑफ द कूलाम फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ कूलाम फोर्स। कूलाम फोर्स का मैग्नीट्यूड, अगर हम कूलाम फोर्स को लिखें तो यहाँ पर एक चार्ज है, वही पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये प्लस का भी हो सकता है, माइनस का, प्लस का भी, माइनस का, बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो r है। तो ये डिस्टेंस r होने की वजह से इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपल भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि दोनों चार्ज का नेचर कैसा है। तो यहाँ पर मैं मैग्नीट्यूड यूज कर लेता हूँ, Q1 एंड Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो मैं यूज कर लेता हूँ दोनों चार्ज का। अब कूलाम फोर्स अगर लिखते हैं F इक्वल टू 1/4πε0, और इधर लिखते हैं Q1 चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है एंड Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड है। इसको इस तरह से लिखकर डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, Q1 × Q2 डिवाइड बाई r² लिख सकते हैं। ये हो गया। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो केवल 3 पैरामीटर पर डिपेंड करता है। पहला पैरामीटर ये है कि दोनों जो चार्ज हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द पॉइंट चार्ज या बोथ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, जो दोनों पॉइंट चार्ज हैं उन दोनों पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कूलाम फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज इन Q1 एंड Q2 एंड also written as Coulomb force is inversely square proportional to distance between both charge in Q1 and Q2। तो सेकंड कंडीशन आएगी सेपरेशन डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, बिटवीन Q1 एंड Q2, दोनों चार्ज के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उस वैल्यू के वैल्यू पर डिपेंड करेगी कि वैल्यू कितनी है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो कूलाम फोर्स की वैल्यू कम होगी, अगर डिस्टेंस को आप इंक्रीज करेंगे तो कूलाम फोर्स डिक्रीज होगा, अगर आप डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो कूलाम फोर्स इंक्रीज होगा। डिपेंड करेगा कि हम डिस्टेंस की वैल्यू कितनी यूज कर रहे हैं। एंड थर्ड कंडीशन, जो जगह है, जिस जगह पर ये कूलाम फोर्स दोनों चार पार्टिकल रखे हैं उस जगह की वैल्यू कितनी है, वो जगह कौन सी है, वो जगह वैक्यूम है या एयर है या कोई मीडियम है, यानी लोकेशन ऑफ द Q1 एंड Q2, ऑफ Q1 एंड Q2। तो ये कूलाम फोर्स की वैल्यू अभी तो हमने ये पढ़ा है एयर या वैक्यूम पर। अब हम लोग कूलाम फोर्स पढ़ेंगे किसी मीडियम पर। कूलाम फोर्स, अगर दोनों चार पार्टिकल को किसी मीडियम पर रख दिया जाए तो कितना कूलाम फोर्स होगा, उसको हम देखते हैं। इसको हम हटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कूलाम फोर्स, कूलाम फोर्स इन मीडियम। किसी मीडियम पर कूलाम फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो ये डिपेंड करेगा कि उस मीडियम की स्ट्रेंथ कितनी है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ कितनी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में वैल्यू डिसाइड होगी कूलाम फोर्स की, कि कूलाम फोर्स का वहां पर मैग्नीट्यूड कितना है। जैसे अगर हम लोग कंपेयर करें एयर पर या वैक्यूम पर, वैक्यूम पर कितना है कूलाम फोर्स, उसको अभी हमने देखा कि ये Q1 चार्ज है एंड ये Q2 चार्ज है।
और दोनों चार्ज के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो r है, तो कूलाम फोर्स आप लिखते हैं F, एयर या वैक्यूम के लिए लिखते हैं और इसे आप F0 लिखते हैं इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर लिखेंगे। आप इसे अगर और थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो आप लिखेंगे Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। लेकिन अब अगर हम लोग दोनों चार्ज को किसी मीडियम में रख दें, मीडियम के अंदर रख दें, जैसे कोई लिक्विड है या कोई अदर टाइप का कोई मीडियम है, वहां पर अगर रख दें, लेकिन हम लोग Q1 Q2 को नहीं चेंज करेंगे, दोनों चार्ज के बीच के जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसको नहीं चेंज कर रहे हैं, केवल हम जगह को चेंज कर रहे हैं, लोकेशन को चेंज कर रहे हैं कि दोनों चार्ज पहले एयर या वैक्यूम पर थे, अब वही किसी मीडियम पर आ गए, तो कितना कूलाम फोर्स होगा। ये वो जगह हो गई जहां पर हम दोनों चार्ज को रखेंगे। यहाँ पर ये हो गया Q1 एंड ये हो गया Q2, दोनों चार्ज के बीच की वही डिस्टेंस है r, लेकिन अब इस बार दोनों को हमने किसी मीडियम में रख दिया। ये मीडियम, अब इस मीडियम की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, रिलेटिव परमिटिविटी है, वो एप्सिलॉन r है और एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी है एंड एप्सिलॉन मीडियम की परमिटिविटी है एंड आप इसे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट को फ्री स्पेस की परमिटिविटी, ये ध्यान रखना है आपको। तो एप्सिलॉन r को कई बार स्मॉल k लिखते हैं। स्मॉल k का मतलब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो मीडियम है, इस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी इसकी प्रॉपर्टी है, वही वैल्यू है जिसे आप रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, और आप इसे इक्वल में एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। यहां से अगर आप कैलकुलेट करें एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन r मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। अब अगर इस मीडियम पर कूलाम फोर्स को देखना है तो दोनों एक दूसरे पर उसी तरह से फोर्स लगाएंगे, लेकिन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ चेंज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर मीडियम है, यहाँ पर मीडियम नहीं है। तो मीडियम पर अगर कूलाम फोर्स देखेंगे तो मीडियम पर कूलाम फोर्स सेम यही वैल्यू आएगी, बट यहाँ पर मैंने केवल एप्सिलॉन नॉट लिखा है, और अब मुझे एप्सिलॉन नॉट इसलिए लिखा है क्योंकि ये एयर या वैक्यूम पर हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, पर जब मीडियम में कैलकुलेट करेंगे तो मीडियम की परमिटिविटी का यूज करेंगे। तो मैं लिखना चाहूंगा Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन, ओनली एप्सिलॉन, क्योंकि हम मीडियम में कैलकुलेट कर रहे हैं तो मीडियम की जो परमिटिविटी है उसका आप यूज करेंगे 4 एप्सिलॉन, और ये r स्क्वायर कर देंगे। एप्सिलॉन की वैल्यू यूज कर लेते हैं, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन r मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसे यूज करेंगे तो f की वैल्यू जो मीडियम पर होगी उसे आप लिखेंगे Q1 टाइम्स Q2 डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r मल्टीप्लाई r स्क्वायर। आप इसे थोड़ा सा और अगर अरेंज करके लिखना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ इसे Q1 टाइम्स Q2 डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और इसे मैं अलग में एप्सिलॉन r लिख देता हूँ, मीन रिलेटिव परमिटिविटी। अब इस वैल्यू को अगर आप देखेंगे, इस वैल्यू को, तो ये वैल्यू है एयर या वैक्यूम पर जो कूलाम फोर्स की वैल्यू आई वो ये है। तो यहाँ पर मैं ये वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, तो इधर हो जाएगा Fm इक्वल टू F0, मीन एयर या वैक्यूम पर जो कूलाम फोर्स की वैल्यू आ रही थी वो है, और मल्टीप्लाई 1 एप्सिलॉन r मीन रिलेटिव परमिटिविटी, और आप इसे अगर इधर लाएंगे तो Fm डिवाइड बाई F0 इक्वल टू 1 एप्सिलॉन r, ऐसा लिख सकते हैं। या मीडियम पर आपको कूलाम फोर्स कैलकुलेट करना है तो मीडियम पर कूलाम फोर्स ही हो गए। तो दोनों में रिलेशन आ गया, चार्ज पार्टिकल वही है, चार्ज के बीच के सेपरेशन डिस्टेंस भी वही है, लेकिन जब आप मीडियम को चेंज कर देंगे तो कूलाम फोर्स की वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी। ये अभी तक जो हमने एप्लीकेशन पढ़ी है वो दो चार्ज की वजह से पढ़ी है, 2 पॉइंट चार्ज की वजह से। लेकिन अगर 3 पॉइंट चार्ज होंगे तो तीनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, पहला दूसरे पर, पहला तीसरे पर, और दूसरा भी, दूसरा पहले पर, दूसरा तीसरे पर, तीसरा भी बाकी दोनों पर लगाएगा। यानी हर एक चार्ज पार्टिकल अपने आसपास जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उन सब पर कूलाम फोर्स अप्लाई करता है। लेकिन कूलाम फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों नेचर का हो सकता है, डिपेंड करता है कि उस चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मीन सेम नेचर के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को
रिपल करते हैं, बट डिफरेंट नेचर के जो चार्ज होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम समझते हैं कूलाम फोर्स का सुपरपोजिशन, यानी बहुत सारे जब चार्ज पार्टिकल होंगे तो एक दूसरे पर सभी फोर्स लगाएंगे तो नेट फोर्स कितना होगा सिस्टम का, उसको समझते हैं। मीन सुपरपोजिशन ऑफ कूलाम फोर्स, सुपरपोजिशन ऑफ कूलाम फोर्स। सुपरपोजिशन ऑफ कूलाम फोर्स। कूलाम फोर्स का सुपरपोजिशन देखते हैं। सुपरपोजिशन का मतलब है कि बहुत सारे चार्ज होंगे, सभी एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे तो उस पूरे सिस्टम का, उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर कितना नेट फोर्स होगा उसे हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, Q1 चार्ज है, एंड यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज है, Q2 चार्ज है, प्लस का है, और ये Q3 चार्ज है, सपोज दैट ये माइनस का चार्ज है, Q3 चार्ज है। इस तरह से बहुत सारे और हो सकते हैं, मैं लास्ट वाला लिख देता हूँ, Qn है, वो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। प्लस माइनस के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि उसका नेचर कैसा है। जो कूलाम फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का है या रिपल्सिव नेचर का है। सपोज दैट मैं इसको प्लस का लिख देता हूँ, ये भी प्लस का हो गया। अब ये कूलाम फोर्स यानी Q1 सब पर फोर्स लगाएगा, इस पर फोर्स लगाएगा, इस पर फोर्स लगाएगा, इस पर फोर्स लगाएगा, या ऐसा कह दें कि Q2, Qn, Q3, Q1 को छोड़कर बाकी जितने चार्ज हैं ये इस पर फोर्स लगाएंगे, और इसी तरह से इस पर, इसके अलावा बाकी जितने इसके बच गए वो सब फोर्स लगाएंगे। यानी Q1 पर लगाने वाले ये हैं, Q1 पर इतने सभी लोग फोर्स लगाएंगे, और Q2 पर, Q2 को छोड़कर बाकी जितने आसपास रखे हैं सभी फोर्स लगाएंगे। Qn पर, Qn को छोड़कर बाकी सब इस पर फोर्स लगाएंगे, या कह दें कि ये सब पर फोर्स लगाएगा। Q3 पर, Q3 को छोड़कर बाकी जितने आसपास इसके चार्ज रखे हैं सभी एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, या ऐसा कह दें कि ये अपने पड़ोसियों पर चार्ज, जो चार्ज है पड़ोसियों पर, पड़ोसी जो चार्ज है उन चार्ज पर ये फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस तरह से इसका एक सही डायग्राम बना लेते हैं, उससे फिर हम फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये यहाँ पर एक प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ पर एक, यहाँ पर प्लस Q2 चार्ज है, यहाँ पर प्लस Q3 चार्ज है, इस तरह से यहाँ पर एक Q4 चार्ज है, इस तरह से। अब हम देखते हैं कि इस पर कितना फोर्स होगा, Q1 पर देखते हैं। तो Q1 पर अगर हम फोर्स देखेंगे तो ये वाली डिस्टेंस हो गई, ये वाली डिस्टेंस हो गई। तो पहले हम लोग डिस्टेंस देखते हैं, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। अब सभी प्लस प्लस हैं तो ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा। क्योंकि ये वाली डिस्टेंस, ये फर्स्ट चार्ज है तो ये वाली डिस्टेंस हो गई R14 हो गई, ये थर्ड है तो R13 हो गई, ये सेकंड है तो R12 हो गई। अब इस पर फोर्स लगाने वाले Q2 है, Q3 है, Q4 है। तो Q4 को अगर आप देखेंगे तो कितना लिखेंगे, F14, यानी फोर्थ ने फर्स्ट पर लगाया, सेकंड ने फर्स्ट पर लगाया F12, एंड थर्ड ने फर्स्ट पर लगाया F13 लगाया। तो जो Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज पर लगाने वाले ये तीन चार्ज पार्टिकल हैं, तो Q2 है, Q3 है एंड Q4 है। इसकी वैल्यू लिखेंगे तो कूलाम फोर्स, कूलाम फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2, Q3, Q4। अब Q2 की वजह से कितना फोर्स होगा, F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर लिखेंगे Q1 टाइम्स Q2 डिवाइड बाई R12 स्क्वायर। एंड अगर Q3 चार्ज की वजह से अगर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो 13 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 स्क्वायर। एंड अगर फोर्थ चार्ज की वजह से कैलकुलेट करेंगे 14 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 डिवाइड बाई R14 स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इन सबको हम इन सब का हम समेशन कैलकुलेट करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, तो हमें इस पूरे सिस्टम का नेट फोर्स हो जाएगा।
अब Q1 अपने पड़ोसी जितने भी चार्ज हैं उन सब पर फोर्स लगा रहा है, तो Q2 अपने पड़ोसियों पर फोर्स लगाएगा, Q3 भी इस तरह से सभी पर फोर्स लगाएगा। तो नेट फोर्स कितना होगा अगर n चार्ज पार्टिकल है? कूलाम फोर्स मींस सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर n चार्ज पार्टिकल। अगर 3 चार्ज पार्टिकल ना होकर, 4 ना होकर, 5 ना होकर n चार्ज पार्टिकल है, n चार्ज है जो सभी एक दूसरे के पास में रखे हैं, तब कितना कूलाम फोर्स होगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और n चार्ज पार्टिकल सिस्टम। n चार्ज पार्टिकल सिस्टम के लिए कितना कूलाम फोर्स होगा, नेट फोर्स कितना होगा, उसको हम देखते हैं। अब यहां पर एक Q1 चार्ज है। अब यहां पर हम लोग मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर रहे हैं। जो फोर्स का नेचर है वो चार्ज के नेचर पर डिपेंड करेगा, तो हम लोग केवल Q1 ले लेते हैं, यानी प्लस माइनस, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम केवल इसका मैग्नीट्यूड यूज करेंगे Q1। तो Q1 यहाँ पर है, Q2 यहाँ पर है, Q3 यहाँ पर है, Q4 यहाँ पर है। इस तरह से जो लास्ट वाला चार्ज होगा Qn वो यहाँ पर है। अब हम लोग ये देखेंगे कि Q1 पर कौन कौन फोर्स लगा सकता है। Q1 पर ये सब फोर्स लगाएंगे, या ऐसा कह दें कि Q1 इन सभी पर फोर्स लगाएगा। ठीक इसी तरह से Q2 खुद को छोड़कर बाकी सब पर फोर्स लगाएगा। तो अगर हम लिखें नेट चार्ज ऑन Q1 ड्यू टू ऑल अदर चार्ज, जितने भी और अदर चार्ज हैं उन सब की वजह से फोर्स अगर देखेंगे तो F1 इक्वल टू F12 F13 प्लस F14 प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट वाला जो है वो F1n हो जाएगा। ये फर्स्ट चार्ज पर इतना नेट फोर्स होगा, सेकंड लगाएगा, थर्ड लगाएगा, फोर्थ लगाएगा, और n नंबर का जो चार्ज रखा हुआ है वो भी फोर्स लगाएगा। इसे आप कैपिटल N यूज कर रहे हैं, कैपिटल N यहाँ पर लिख देते हैं, कैपिटल N नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसी तरह से सेकेंड चार्ज पर जो फोर्स होगा उसे लिखेंगे नेट चार्ज, नेट फोर्स ऑन Q2। सेकेंड चार्ज पर कितना फोर्स होगा ड्यू टू ऑल अदर चार्ज। तो इसे आप लिखेंगे F2 इक्वल टू, अब सेकेंड पर कौन कौन फोर्स लगाएगा? सेकेंड पर फर्स्ट लगाएगा, सेकेंड पर थर्ड लगाएगा, सेकेंड पर फोर्थ लगाएगा और लास्ट वाला लगाएगा। तो इसे आप लिखेंगे F21 प्लस F23 प्लस डॉट डॉट प्लस F2n लिखेंगे। इसी तरह से जो लास्ट वाला चार्ज पार्टिकल होगा n नंबर का जो होगा उसे आप लिखेंगे, उसे लिखेंगे Fn। इस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा? इस पर लगाएगा फर्स्ट लगाएगा, इस पर सेकेंड चार्ज पार्टिकल फोर्स लगाएगा, इस पर लास्ट वाला लगाएगा। लेकिन लास्ट वाला सपोज दैट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल 10 है, तो 10 से पहले वाला यानी 9 नंबर का, 9 का मतलब हो गया 10 माइनस 1, तो इसे आप लिखेंगे Fn इधर n-1, जो n-1 है, इस तरह से। और अगर आप इस पूरे सिस्टम का नेट फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस डॉट डॉट प्लस Fn। इस तरह से आप इस पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द कूलाम फोर्स। कूलाम फोर्स की जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसके रेस्पेक्ट में आप इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ेंगे,
टेस्ट चार्ज को पढ़ेंगे और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे, उसकी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो अन्य एप्लीकेशन है उसको पढ़ेंगे। कूलाम फोर्स से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं, जो और प्रॉब्लम है उसको हम पढ़ेंगे। इसमें हम यहीं तक इसको कंप्लीट करते हैं।